हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे और हम लोग 12th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को वन शॉट पे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। उस पूरे चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को यार आज की इस वीडियो पे यार वन शॉट पे हम लोग क्लियर करने वाले, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे वन शॉट पे क्लियर करेंगे। और ये जान लो यार, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन छात्रों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, हमने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, केवल अब इन वन शॉट वीडियो से तैयारी करनी है। मस्त तरीके से आप लोग केमिस्ट्री में नंबर ला सकते हो, ठीक है। और आपको पता होगा, जो लोग पुराने छात्र हैं उनको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 विलियन से लेकर चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन तक आपके करा दिए हैं वन शॉट सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के चैप्टर 7 है आपका एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाला। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे आप लोग जाके देख भी सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर की बारी है। तो जिन छात्रों को यार इस चैप्टर पे दिक्कत होती है तो उनको अब क्या करना है, पूरा चैप्टर मस्त तरीके से तैयार करना है और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आने वाले। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इस बार जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने के चांसेज होंगे, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को यार आप लोग अच्छे से तैयार करना, किसी भी प्रश्न को भैया हल्के में मत लेना, मस्त तरीके से तैयार करना, ठीक है। आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी, ये मान लो, ठीक है। तो शुरू करा जाए एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाला चैप्टर जो है आपका। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर को वन शॉट पे हम लोग शुरू करते हैं। तो आप भैया मस्त तरीके से हम लोग एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ जान लो, जो कमज़ोर छात्र हैं जिनको कोई मतलब इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनको अभिक्रियाओं पे दिक्कत होती है, रिएक्शंस पे दिक्कत होती है, तो उनको भी आज से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मस्त तरीके से एकदम बेसिक से लेते हुए चलेंगे। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी इसी वीडियो पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, इसीलिए कह रहे हैं पूरा लास्ट तक जुड़े रहना। जो लोग कमजोर से कमजोर हो वो लोग भी समझते हुए चलोगे, ठीक है। तो शुरू करें इस चैप्टर को। चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। क्योंकि यार जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो लोग भी समझते हुए चलो, इसीलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर को जल्दी से समझ लेते हैं क्या होता है ये, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार का ये होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें एल्कोहल की, एल्कोहल क्या होते हैं। तो देखो, एल्कोहल की बात करें अगर, तो एल्कोहल ROH सूत्र के यौगिक जो होते हैं उनको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। ROH सूत्र के यौगिकों को एल्कोहल कहा जाता है। और बात करें अगर R जो होता है, R का मतलब होता है एल्किल। R का क्या मतलब होता है, एल्किल ग्रुप होता है। R का मतलब होता है एल्किल समूह, ठीक है। एल्किल की जगह आपके कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं, जैसे CH3 ग्रुप आ सकता है, C2H5 ग्रुप आ सकता है, इसी टाइप से C3H7 ग्रुप, इसी टाइप से आपके और भी ग्रुप आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R होता है एल्किल, जैसे CH3, C2H5, ये सारे समूह इसकी जगह लगते हैं। अगर R की जगह आप CH3 लगा देते हो तो आपका मिल जाता है CH3OH, ठीक है। और अगर R की जगह आप C2H5 लगा देते हो तो बन जाता है C2H5OH। इसी टाइप से आपके आगे भी बनते चले जाते हैं एल्कोहल, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है एल्कोहल क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे, ROH सूत्र के यौगिकों को एल्कोहल कहते हैं। R का मतलब होता है एल्किल समूह, जैसे CH3, C2H5, C3H7, इस टाइप से, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। आप बात कर लेते हैं एल्कोहल का नाम। एल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है, तो एल्कोहल का नाम दो प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। बात करें अगर एल्कोहल के नाम की, तो एल्कोहल का नाम दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला होता है साधारण नाम, एक होता है एल्कोहल का साधारण नाम, फिर होता है एक एल्कोहल का IUPAC नेम, ठीक है। दो प्रकार से एल्कोहलों का नाम आप लोग लिख सकते हो, पहला साधारण और दूसरा IUPAC। साधारण नाम की बात करें, साधारण नाम लिखने के लिए आपको क्या याद रखना है, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। साधारण नाम के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। क्या याद रखना है, एल्किल एल्कोहल। साधारण नाम बस इसी ट्रिक से लिखा जाता है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल का ये मतलब है, अगर एक कार्बन वाला एल्किल है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, दो कार्बन वाला एल्किल तो उसके लिए आपको लगा देना इस टाइप से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है CH3OH, पहला एल्कोहल है CH3OH। अगर आपको इसका नाम लिखना है तो एल्किल एल्कोहल के टाइप से लिखा जाता है,
सबसे पहले नाम लिखने के लिए आपको देखना है कितने कार्बन है। यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए एल्किल है, अर्थात एक कार्बन के लिए मेथ लगता है तो क्या हो जाएगा, मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल अल्कोहल। आईयूपीएसी के लिए आपको पता है एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग होता है, 2 के लिए एथ का प्रयोग होता है, 3 के लिए प्रोप का, 4 के लिए ब्यूट का। इस टाइप से सबको पता होगा, ठीक है। तो अगर एक कार्बन आपने देखा CH3OH पे एक कार्बन, इसलिए इसका नाम मेथ, और एल्किल के रूप का इसलिए मेथिल कर दो और आगे एल्कोहल लगा दो, तो ये हो गया इसका साधारण नाम मेथिल अल्कोहल, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप इस C2H5OH का लिखना चाहो तो सबसे पहले आपको देखना कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 के लिए एथ लगता है, 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है। तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाना है, एथ लगाना है। सिंपल यहाँ पे एथ लगा दो और एल्किल के रूप का, इसलिए एथिल अल्कोहल इसका नाम हो जाता है। इस टाइप से नाम लिखा जाता है, साधारण नाम, ठीक है। एथिल अल्कोहल इसका नाम हो जाता है। तो साधारण नाम लिखने के लिए आप लोग जान गए, एल्किल अल्कोहल के रूप का नाम होगा। अगर एक कार्बन तो मेथिल अल्कोहल, 2 कार्बन तो एथिल अल्कोहल, 3 के लिए प्रोप लगता है इसलिए प्रोपिल अल्कोहल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है इसलिए ब्यूटिल अल्कोहल। इस टाइप से आप लोग अल्कोहल का नाम लिख सकते हो, कौन सा, साधारण नाम। अब इसके बाद बात करें आईयूपीएसी नाम की, तो आईयूपीएसी के लिए आपको क्या करना होता है, आईयूपीएसी के लिए आपको लास्ट में आल का प्रयोग करना होता है। आल का प्रयोग करना होता है, पहले एल्केन कर देना है, फिर लास्ट में आल जोड़ देना है। देखो कैसे, आपको जैसे ये CH3OH दिखा, आईयूपीएसी लिखने के लिए आपको देखना है सबसे पहले कितने कार्बन है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए आपको एक कार्बन वाला एल्केन लिखना है। एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मेथेन होता है। तो एक कार्बन वाला एल्केन आपको लिख देना मेथेन। एक कार्बन के लिए मेथ लगता है ना, इसलिए इसकी जगह हो गया मेथेन, ठीक है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। देखो कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, उसमें एल्केन लगा दो अर्थात मेथेन कर दो। और है OH ग्रुप, OH ग्रुप के लिए आपको ये याद रखना है, उसमें क्या लगाना है, आल का प्रयोग करना है। तो मेथेन प्लस आल जोड़ दोगे तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, मेथेनॉल। सिंपल, कुछ नहीं करना, लास्ट में आल जोड़ दो। क्या जोड़ दो, आल को जोड़ दो, तो मेथेनॉल। इसी टाइप से यहाँ पे देखोगे 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, तो एथ की जगह आपको करना क्या, एल्केन करना है अर्थात एथेन कर देना। क्या कर देना, एथेन कर देना है। और OH लगा है अर्थात एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल के लिए क्या प्रयोग करना है, लास्ट में आल का, तो एथेनॉल हो जाएगा इसका नाम। तो इस टाइप से साधारण और आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से आपको जल्दी से समझा दे रहे हैं, जिसमें जो कमजोर से कमजोर बच्चा है ना, वो भी अच्छे से समझ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया ROH सूत्र के यौगिक एल्कोहल होते हैं, R एल्किल ग्रुप होता है जैसे CH3 C2H5, और आप इसी टाइप से जैसे R की जगह CH3 या C2H5 और आगे C3H7 C4H9 इस टाइप से सारे ग्रुप लगा सकते हो। CH3 लगाते हो तो CH3OH मेथिल अल्कोहल बन जाता है, साधारण नाम एल्किल अल्कोहल के टाइप का। अगर एक कार्बन तो मेथिल अल्कोहल। आईयूपीएसी लिखने के लिए लास्ट में आल का प्रयोग करना है। एक कार्बन देखो तो मेथेन लिख दो, फिर आल जोड़ दो, मेथेनॉल। C2H5OH अगर साधारण नाम लिखना है तो एथिल और एल्कोहल, क्योंकि 2 कार्बन के लिए एथ लगता है इसलिए एथिल अल्कोहल। आईयूपीएसी लिखने के लिए आपको एल्केन और प्लस आल जोड़ना है। 2 कार्बन है तो एथेन प्लस ऑल मिला के एथेनॉल हो जाएगा इसका आईयूपीएसी, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एल्कोहल होता है, एल्कोहल का साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम इस टाइप से लिखा जाता है। अब अगर बात करें हम लोग एल्कोहल के प्रकार की, कि एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम एल्कोहल के प्रकार की बात करें, यहां से प्रकार आपके 3 प्रकार का एल्कोहल होता है, ठीक है। एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का एल्कोहल होता है। एक होता है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, ध्यान समझना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक। 3 टाइप से आपका एल्कोहल होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल समझ लेना, आगे एल्कोहल लिखा है, ठीक है। 3 प्रकार का, आपसे कोई पूछे एल्कोहल कितने प्रकार का, 3 प्रकार का एल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक 3 टाइप का एल्कोहल होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप की संख्या 1 होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे CH3OH, C2H5OH, ये सभी क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। आपको बस ये याद रखना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप या OH समूह की संख्या कितनी होती है, 1। जैसे यहाँ पे CH3OH पे देखो कितना OH है, 1 OH है। C2H5OH पे देखो कितना OH है, 1 OH। जिसमें 1 OH लगा उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें 2 OH लगे हों, जैसे उदाहरण के तौर पर CH2OH, CH2OH।
ये क्या है, एक प्रकार का डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें क्या है, दो OH ग्रुप जुड़े हैं। देखो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH इस टाइप से है। यहाँ पे देखोगे एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, मतलब दो OH ग्रुप लगे हैं, तो इस टाइप के एल्कोहल को डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, फिर बात है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, तीन OH ग्रुप होते हैं इस टाइप से। आपका CH2OH बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इस टाइप के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप की संख्या 1 हो मोनोहाइड्रिक, जिसमें OH ग्रुप की संख्या 2 हो डाइहाइड्रिक, जिसमें OH ग्रुप की संख्या 3 हो ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, इस टाइप से OH ग्रुप की संख्या के आधार पे, ये किस आधार पे है, OH की संख्या के आधार पे इसका प्रकार। ठीक है, OH की संख्या के आधार पे तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं। OH की संख्या के आधार पे तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इस टाइप से तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें, इसके एल्कोहल के प्रकार कार्बन की संख्या के आधार पे भी होते हैं। ठीक है, इसके तीन प्रकार आपका कार्बन की मतलब प्रकृति या कार्बन की संख्या के आधार पर भी होते हैं। ठीक है, कि मतलब आपका OH जो है किस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, आपका OH किस कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। इस आधार पे भी एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उनको भी समझ लेते हैं। पहला एल्कोहल होता है प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, ये आपका किस आधार पे, कार्बन में बंध की प्रकृति कह सकते हो या कार्बन की संख्या के आधार पे। ठीक है, पहला आपका होता है प्राथमिक एल्कोहल, पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल। अगर आपसे देखो, इसलिए आपको ये पूरा समझा देना है कि अगर एग्जाम में पूछ ले एल्कोहल के प्रकार आकार तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इसलिए पूरा आपको एकदम रिवीजन वाला समझ लो कि एकदम मस्त तरीके से, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है पूरे साल, उनकी तैयारी भी हम पूरी मस्त करा रहे हैं कि वो लोग भी अच्छे समझना। ठीक है, इसी टाइप से आप लोग पेज पे मस्त तरीके से चार्ट बना लेना। देखो, इसीलिए हम एक ही पेज पे कराए दे रहे हैं। इधर एल्कोहल हो जाएगा, इधर फिनॉल हो जाएगा, इधर ईथर हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपको मस्त तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल होता है जिसमें देखो, जैसे आपका CH3OH हो गया, ये आपका एक प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा तो उसे प्राथमिक एल्कोहल बोलेंगे। दूसरा, जैसे ये C2H5OH है, अगर आप इसे ओपन करके लिखो तो ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH। इसका मतलब यही है, एक और एक मिला के 2 कार्बन और 3 और 2 मिला के 5 हाइड्रोजन और आगे OH लगा, ये आपका C2H5OH ही लगा हुआ है। तो इस टाइप का आपका एल्कोहल कौन सा एल्कोहल कहलाता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है, डिफरेंस समझते चलना, भी आपको समझ में आएगा। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है, सिंपल, द्वितीयक एल्कोहल इस टाइप से होता है, जैसे CH3CHOH, यहाँ पे CH3 लगा, तो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से ये OH जुड़ा है, तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल होता है। ठीक है, और तीसरा आपका टाइप होता है तृतीयक एल्कोहल। तीसरा कौन सा टाइप होता है, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल या टर्टियरी एल्कोहल भी बोल सकते हो, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, इसमें आपका जो OH होता है केवल कार्बन से जुड़ा होता है इस टाइप से, यहाँ पे CH3, नीचे भी CH3। ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा, सिंपल यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड C है, फिर OH, फिर CH3, ऊपर CH3। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो इस टाइप से लिखा हुआ एग्जाम्पल नोट कर लेना, ऊपर यहाँ पे CH3 है, नीचे CH3 है, बगल में OH लगा। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखो कार्बन की संख्या के आधार पे, तो आप ये देख सकते हो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की अगर पहचान करना चाहो तो बस ये देखना ध्यान से। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे CH3 या CH2 के साथ OH लगा दिखे तो आप बोलोगे वो प्राथमिक एल्कोहल है। और द्वितीयक एल्कोहल में ये देखना है, अगर आपको CH के साथ OH जुड़ा दिखे, देखो ये एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है CH3 CHOH CH3, अगर आपको कहीं पे CH के साथ OH जुड़ा दिखे इस टाइप से, CH के साथ OH, तो आप बता दोगे वो कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल में आप ये देखने को पाओगे कि जो OH होता है वो आपका इसी टाइप से कार्बन से केवल जुड़ जाता है। ठीक है, देख सकते हो केवल C के साथ अगर OH जुड़ा हो तो आप जान जाना वो तृतीयक एल्कोहल है, और अगर CH के साथ OH जुड़ा हो तो आप जान जाना वो द्वितीयक एल्कोहल है, और अगर इस टाइप से CH2
या CH3 के साथ OH जुड़ा है तो आप जान जाना प्राथमिक अल्कोहल। आप लोग खुद देख लो एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पे देखोगे CH3 के साथ OH जुड़ा या CH2 के साथ OH जुड़ा तो वो प्राथमिक अल्कोहल है, और अगर CH के साथ कहीं भी OH मिल जाए तो द्वितीयक अल्कोहल है, और तृतीयक अल्कोहल में केवल कार्बन के साथ OH इस टाइप से जुड़ा होता है। ठीक है, ये अगर इस टाइप से मिलता है CH2 या CH3 के साथ OH लगा हुआ, कहीं पे उदाहरण आपको मिले, आपसे पूछे प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, आप तुरंत बता दोगे। जैसे उदाहरण दे आप, अगर आपको यहाँ पे CH3 CH2 CH और मान लो CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे आपका मान लो हम लगा दे CH2 OH, इस टाइप से अगर आप लगा दें, ठीक है, और आपसे कहे किस प्रकार का अल्कोहल है, ठीक है, देखो सही है ना, बॉन्डिंग आप लोग देख लेना, ये CH2 के साथ OH लगा, तो इसमें आपको बस ये देखना है, अगर CH3 या CH2 के साथ OH लगा तो प्राथमिक अल्कोहल, अगर CH के साथ OH लगा है तो द्वितीयक अल्कोहल, और केवल अगर C के साथ अल्कोहल लगा तो वो तृतीयक होगा। आपने देखा यहाँ पे CH2 के साथ OH लगा, ये तुरंत बता दो प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, तुरंत बता दो प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पहचान भी करनी है। ठीक है, बस ये याद रखना, प्राथमिक में CH3 या CH2 के साथ OH आपको देखने को मिलेगा। द्वितीयक अल्कोहल में आपको क्या होगा, द्वितीयक में आपको CH के साथ OH देखने को मिलेगा, और तृतीयक में आपको क्या होगा, C के साथ OH देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। तो अल्कोहल के जो बेसिक थे, पहले तो हमने आपको अल्कोहल बताया ROS सूत्र के यौगिक होते हैं अल्कोहल, फिर उसका साधारण और IUPAC नाम बताया। फिर अल्कोहल के प्रकार, अगर OH की संख्या के आधार पर 3 प्रकार, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, जिसमें 1 OH हो मोनोहाइड्रिक, जिसमें 2 OH हो डाइहाइड्रिक, जिसमें 3 OH हो ट्राइहाइड्रिक। फिर कार्बन में जो बंध की प्रकृति उसके अनुसार या कार्बन की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, जिसमें CH3 या CH2 के साथ OH जुड़ा हो उससे प्राथमिक अल्कोहल, जिसमें CH के साथ OH जुड़ा हो द्वितीयक अल्कोहल, जिसमें केवल C के साथ OH जुड़ जाए उससे तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं। तो ये है बात अल्कोहल की। आशा करते हैं आपको अल्कोहल के बारे में समझ में आया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे फिनॉल की ओर। ठीक है, फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल आपके क्या होते हैं, फिनॉल की अगर बात करें तो फिनॉल में आपका क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग से सीधा आपका अगर OH जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से OH जुड़ा होता है। ठीक है, OH जुड़ा होता है तो वो उसे बोलते हैं हम लोग फिनॉल। ठीक है, बेंजीन रिंग से अगर आपका OH समूह जुड़ा है तो उसे बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये इस टाइप से अगर आपका बेंजीन रिंग है, ये इसे बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजीन। अगर यहाँ पे आपका OH समूह जोड़ दिया जाए तो इसका नाम जो होता है वो होता है फिनॉल। क्या नाम होता है इसका, फिनॉल नाम होता है, इस टाइप से। ठीक है, इसमें आपको यही, इस चैप्टर में अगर बात करें, इस चैप्टर में अल्कोहल में आपको क्या पढ़ना था, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के बारे में। फिनॉल में आपको यही OH वाला यही पढ़ना है, और ईथर में भी बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सिंपल हमने कहा फिनॉल क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग से सीधा OH समूह जुड़ा है तो उसे ही बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं उसे, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, या इसे आप दूसरा नाम ले सकते हो इसका, हाइड्रोक्सी बेंजीन। OH समूह लगा है इसलिए इसे हाइड्रोक्सी पढ़ो, और ये बेंजीन रिंग लगी इसलिए इसका दूसरा नाम ले सकते हो आप लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोल सकते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये आपका होता है फिनॉल। ठीक है, अब बात करें अगर फिनॉल के प्रकार की, तो फिनॉल भी 3 ही प्रकार का होता है। फिनॉल भी 3 प्रकार का होता है। OH की संख्या के आधार पे, OH की संख्या के आधार पे फिनॉल जो होता है 3 प्रकार का होता है, OH की संख्या के आधार पर। ठीक है, OH की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का फिनॉल होता है, 3 प्रकार का फिनॉल होता है। पहला वही आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, पहला वही मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा डाइहाइड्रिक फिनॉल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक। जैसे इसमें अल्कोहल में वैसे इसमें ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, तीसरा कौन सा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। इस टाइप से आपका 3 प्रकार का क्या होता है, फिनॉल होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक फिनॉल एक ऐसा फिनॉल होता है जिसमें OH की संख्या 1 होती है। जिसमें आपका OH की संख्या 1 आपको दिखे उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे इसमें था जिसमें OH की संख्या 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वैसे ही डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है जिसमें OH की संख्या आपको 2 दिखे उसे डाइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल। एक OH यहाँ लगाओ, मान लो एक OH यहाँ लगाओ, तो इसे क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है जिसमें OH की संख्या 3 हो। ठीक है, जिसमें OH की संख्या 3 दिख जाए आपको उसे क्या बोलेंगे, जिसमें OH की संख्या 3 दिख जाए उसे हम लोग बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक। जैसे इसमें था मोनोहाइड्रिक पे 1 OH, डाइहाइड्रिक पे 2 OH ग्रुप,
ट्राईहाइड्रिक पे 3 OH ग्रुप। वैसे ही फिनॉल पे मोनोहाइड्रिक पे 1 OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक पे 2 OH ग्रुप, ट्राईहाइड्रिक पे 3 OH ग्रुप। ठीक है, तो इसमें बस आपको फिनॉल पे इतना ही पढ़ना है। फिनॉल पे हमें आगे यही वाला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, फिनॉल क्या होता है, फिर आगे फिनॉल बनाने की विधियाँ पूछी जाती है। 5 नंबर पे प्रश्न आता है कि फिनॉल क्या होती है, फिनॉल बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, अभी वो आपको कराएंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका इसी वीडियो पे खत्म होगा, टेंशन ना लो, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिनॉल पे आपको यही पढ़ना था, बेंजीन रिंग से OH जुड़ाओ तो उसे फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा फिनॉल है। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, लिख लो हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, और प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। अगर 1 OH ग्रुप है तो उसे मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, ये सिंपल सी बात है फिनॉल की। अब आते हैं ईथर की ओर। ठीक है, ईथर क्या होता है, तो ईथर की बात करें, ईथर जो होता है ROR- सूत्र के यौगिकों को हम लोग ईथर बोलते हैं। ठीक है, ROR- सूत्र के यौगिकों को ईथर बोलते हैं। जहां R और R- क्या होता है, जहां R व R- आपका एल्किल समूह होता है। ठीक है, R व R- आपका क्या होता है, एल्किल समूह होता है। ठीक है, R और R- आपके क्या होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। अगर बात करें, अगर आपको R और R- समान दिखते हैं, R और R- का मान अगर बराबर दिखता है तो उसमें ईथर का एक प्रकार होता है, उसे बोलते हैं सममित ईथर। उसे आप बोल सकते हो सममित ईथर, यही से ईथर के प्रकार भी समझ लो, सममित ईथर। और अगर R और R- बराबर नहीं होते तो उसे बोलते हैं असममित ईथर। ठीक है, इस टाइप से आप लोग ईथर के प्रकार भी देख सकते हो। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए सममित ईथर और असममित ईथर क्या होते हैं, तो जिसमें वो ऑक्सीजन के अगल बगल लगे हुए जो R और R- एल्किल समूह है, अगर वो दोनों आपको समान दिखते हैं, R और R- का मान बराबर दिखता है, तो उस ईथर को हम लोग सममित ईथर बोलते हैं। और अगर आपका R और R- का मान समान नहीं मिलता तो उस प्रकार के ईथर को हम लोग असममित ईथर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहीं पे आप लोग प्रकार भी समझ लो। आपसे पूछा जा सकता है ईथर क्या होता है, ईथर के प्रकार बताओ, तो ROR- सूत्र के यौगिकों को ईथर बोलते हैं। जहां R और R- एल्किल समूह होते हैं, R और R- का मान समान भी हो सकता है, R और R- का मान भिन्न भी हो सकता है। अगर R और R- समान होते हैं तो उस प्रकार के ईथर को सममित ईथर बोलते हैं। R और R- अगर भिन्न होते हैं, R और R- बराबर नहीं होते, तो उस टाइप के ईथर को असममित ईथर बोलते हैं। अब हम लोग इसे उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से इसे समझते हैं। ठीक है, उदाहरण से अगर समझें तो यहाँ पे अगर हम एक ऐसा उदाहरण लें जिसमें R और R- समान हो, तो R और R- समान के लिए यहाँ पे मान लो हम कोई भी ग्रुप एल्किल लगा सकते हो। मान लो CH3 लगा दे तो CH3 बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पे R और R- समान करने तो यहाँ पे भी CH3 लगा लो। तो इस टाइप का ईथर कौन सा ईथर कहलाता है, सममित ईथर, जिसमें इधर वाला एल्किल भी समान है, इधर वाला एल्किल भी समान है, दोनों एक समान है, तो सममित ईथर। इसी टाइप से सममित ईथर का एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे C2H5 OC2H5। ठीक है, इस टाइप के ईथर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सममित ईथर, क्योंकि इधर भी C2H5 ग्रुप है, इधर भी C2H5 ग्रुप, मतलब दोनों तरफ एल्किल समान है, इसलिए इस प्रकार के ईथर को हम लोग सममित ईथर या सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, इंग्लिश में सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और असममित ईथर की बात करें जिसमें आपका दोनों तरफ एल्किल समान ना हो, R और R- का मान समान ना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इधर CH3 लगा दो, इधर C2H5 लगा दो। तो अगर इसमें आप देखो, इसमें अगर आप देखो तो इधर CH3 दिख रहा है, इधर C2H5 दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ एल्किल समान नहीं है। इधर CH3 लगा, इधर C2H5 लगा, मतलब R और R- समान नहीं है, इसलिए इस प्रकार के ईथर को हम लोग असममित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसमें आपको, इसमें भी नाम होता है, नाम लिखने की इसमें भी ट्रिक होती है, जैसे अल्कोहल में लिखा गया था वैसे ईथर में इसके भी 2 प्रकार से नाम लिखे जाते हैं, पहला साधारण नाम और दूसरा IUPAC नाम। ठीक है, पहला साधारण नाम और दूसरा IUPAC नाम, 2 टाइप से आपके नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपके ईथर है, साधारण नाम की बात करें, साधारण नाम कैसे लिखा जाता है, साधारण नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, साधारण नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये देखना है, जैसे दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगे हैं तो आपको एक CH3 ग्रुप की पहली बात करनी है। देखो CH3 OCH3 है, इसका आपको साधारण नाम लिखना है, तो आपको ये देखना है CH3 पे कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग होता है, और CH3 है क्या चीज़, एक एल्किल समूह है, तो इसलिए एक कार्बन में मेथ होता है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, मेथिल। CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे ना।
मेथिल ही तो बोलेंगे। तो एक कार्बन वाला CH3 है, मतलब मेथिल ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे भी मेथिल लगा है, यहाँ पे भी मेथिल लगा है, ध्यान से देखो, यहाँ भी CH3 है तो इसका नाम भी मेथिल है, यहाँ भी CH3 तो इसका भी नाम मेथिल। तो दोनों तरफ मेथिल ही लगा है, इसका भी नाम मेथिल है, इसका भी नाम मेथिल है। तो अगर दो लोगों का नाम मेथिल है, उसका साधारण नाम लिखना है, तो आपको जब दो लोगों का नाम हो तो उसके लिए डाई का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? डाई का। तो यहाँ से आपको नाम लिखना है इसका डाई, और दोनों तरफ CH3 था इसलिए मेथिल ईथर। इसका जो साधारण नाम होता है डाई मेथिल ईथर होता है। ठीक है, देखो हमने इसका नाम कैसे लिख पाए हम लोग, CH3O CH3 था, इधर वाले CH3 का नाम मेथिल, इधर वाले CH3 का नाम मेथिल। तो हम दो बार मेथिल मेथिल ना लिख के, जब दो बार कोई चीज़ हो तो उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं, और दो बार मेथिल मेथिल ना लिख के हम लोग सीधा करेंगे डाई मेथिल, और ईथर है क्योंकि ऑक्सीजन बीच में लगा है तो हम लोग लिखेंगे डाई मेथिल ईथर। इसका साधारण नाम क्या हुआ? डाई मेथिल ईथर। और अगर जैसे नीचे वाले की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर लगा है C2H5, यहाँ भी लगा C2H5। जब दोनों जगह C2H5 लगा तो एक C2H5 की बात कर लो पहले। एक C2H5 मतलब दो कार्बन के लिए एथ लगता है इसलिए एथिल है। इधर भी एथिल लगा, इधर भी एथिल लगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे एथिल को हम लोग सीधा पढ़ेंगे डाई एथिल, क्योंकि दो बार एथिल न लिख के हम लोग डाई लिखेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, इसका क्या नाम हो जाएगा भैया? डाई एथिल ईथर। इस टाइप से इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। ऊपर वाले का CH3O CH3 का डाई मेथिल ईथर, नीचे वाले का डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब अगला जैसे CH3O C2H5, इसमें आपको बस देखना है, इसमें तो आसानी से लिख लेते थे, दोनों तरफ C2H5 था, डाई एथिल ईथर, दोनों तरफ CH3 था तो डाई मेथिल ईथर। अगर एग्जाम्पल मिल जाए इस टाइप से, आपका C3H7O C3H7 इस टाइप से मिल जाए तो इसे लिख देते 3 कार्बन के लिए डाई प्रोपिल ईथर, इस टाइप से। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है इसलिए डाई प्रोपिल ईथर। इस टाइप से इसका नाम लिख सकते हो डाई प्रोपिल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ C3H7 था और 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है इसलिए डाई प्रोपिल ईथर। इसमें नाम लिखने में ये वाला जो है CH3O C2H5, इसमें नाम लिखने में आपको क्या देखना है, इधर लगा एक कार्बन वाले एल्किल को मेथिल बोलते हैं, इधर वाले को बोलेंगे एथिल। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन, इधर है मेथिल इधर है एथिल, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? मेथिल और एथिल। अब आपको एक चीज़ देखना है, जब इधर मेथिल लगा मतलब दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हो तो आपको साधारण नाम लिखने के लिए ABCD जो अल्फ़ाबेट होता है उसको याद रखना है। जैसे इस वाले का नाम मेथिल है तो मेथिल होता है M से, और इधर वाले का नाम एथिल है तो एथिल होता है E से। अब आपको ये देखना है कि जो ABCD आपने पढ़ी ABCDEFG वाली, तो उसमें पहले ABCD में E आता है कि M? पहले आता है ABCD में E, तो आपको सबसे पहले E वाले का नाम लिखना है, E का मतलब एथिल, तो इसका आपको नाम लिखना है क्या? एथिल। पहले नाम लिखा जाएगा एथिल का, फिर एथिल के बाद आपका E के बाद क्या आता है? M आएगा आपका, मतलब E के बाद ही तो आएगा, कभी भी आएगा लेकिन आएगा। तो आपको अब नाम लिखना है मेथिल का, एथिल मेथिल ईथर इसका नाम होगा। ठीक है, इस टाइप के नाम इस टाइप से लिखे जाते हैं। हमने ये सब आपको पढ़ा भी रखा है पहले भी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल मेथिल ईथर। ये नाम लिखा कैसे गया? हमने कहा इधर वाले का नाम मेथिल है, इधर वाले का नाम एथिल है, इनका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है? एथिल मेथिल ईथर आपको कैसे पता चलेगा? पहले एथिल लिखे कि पहले मेथिल लिखे? ठीक है, सबके मन में आएगा पहले मेथिल है तो मेथिल लिख दो, मेथिल एथिल ईथर कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना। जब दोनों तरफ अलग ग्रुप हो तो आपको ये देख लेना है, जो इधर वाला ग्रुप जैसे मेथिल है तो मेथिल में क्या होता है? M होता है, और एथिल में क्या होता है? E होता है। तो ABCD में पहले M आता है कि E? पहले E आता है, तो पहले E वाले का नाम लिख दो एथिल, फिर इस वाले का नाम लिख दो मेथिल ईथर। इसका साधारण नाम एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, तो इस टाइप से साधारण नाम को लिखा जाता है, आप लोग समझ सकते हो। अब साधारण नाम हो गया, अब बात करते हैं IUPAC नाम की। IUPAC कैसे लिखा जाता है? ठीक है, IUPAC कैसे लिखा जाता है? IUPAC के लिए आपको याद रखना है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन याद रखना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है? एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC लिखने के लिए क्या याद रखोगे? एल्कोक्सी एल्केन। जो कम कार्बन वाला होगा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो कम कार्बन का होगा, जो कम कार्बन का होगा उसमें ऑक्सी लगेगा, और जो ज़्यादा कार्बन का होगा उसमें एल्केन लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझो, जो कम कार्बन का होता है उसमें ऑक्सी लगता है, जो ज़्यादा कार्बन का होता है उसमें एल्केन लगता है। ठीक है, जो कम कार्बन का उसमें ऑक्सी, जो ज़्यादा कार्बन का उसमें एल्केन। अगर यहाँ पर देखोगे CH3O CH3 है तो आपको ये देखना है, इधर CH3 ग्रुप लगा, इधर CH3 ग्रुप लगा, इधर भी आपका एक कार्बन मतलब मेथ है, उधर भी एक कार्बन मतलब मेथ है। अब दोनों तरफ मेथ मेथ है तो आपको इसमें सीधा यूज कर दो एल्कोक्सी एल्केन। जब दोनों तरफ सेम हो तब आपको ये नहीं देखना कम कार्बन ज़्यादा कार्बन, ये तब देखना है जब दोनों तरफ अलग अलग हो। ठीक है,
जब अलग अलग एल्किन लगे हो। अगर सेम एल्किन लगे हैं तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC लिखने के लिए एल्कोक्सी एल्केन। एल्क का मतलब है आपका जो एथ मेथ प्रोब्यूट जो चीज़ है, ठीक है। एल्कोक्सी का मतलब अगर एक कार्बन तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन तो एथॉक्सी, 3 कार्बन तो प्रोपॉक्सी, इस टाइप से। अगर आपने देखा यहाँ पे इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो इसमें एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो एल्क हटा के मेथ लगा दो, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। पहले क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी लिख दिया। और फिर CH3 फिर से है तो दूसरे वाले पे CH3 मतलब एक कार्बन फिर है, तो एल्केन की जगह क्या कर दो, मेथेन, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। मेथॉक्सी मेथेन इसका IUPAC हुआ। CH3O CH3 था, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, इसलिए एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी, इधर वाले के लिए मेथेन, तो मेथॉक्सी मेथेन हो गया इसका नाम, ठीक है। बस ये याद रखो, IUPAC लिखने के लिए आपको यूज करना है एल्कोक्सी एल्केन। एक कार्बन दोनों तरफ थे इसलिए मेथॉक्सी मेथेन हो गया। इसमें नीचे वाले में देखोगे C2H5O C2H5, 2 कार्बन इधर भी है 2 कार्बन इधर भी, तो कोई टेंशन नहीं है। जब दोनों तरफ सेम हो तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल एल्कोक्सी एल्केन यूज कर दो। 2 कार्बन के लिए एथ होता है तो यहाँ भी एथ लगा दो एथॉक्सी, यहाँ भी एथ लगा दो एथेन, तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो गया इसका, एथॉक्सी एथेन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, एथॉक्सी एथेन। अब इसके बाद इस वाले के नाम में CH3 है, इधर C2H5, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे है जैसे C3H7 C3H7, दोनों तरफ 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप। जब दोनों तरफ सेम होगा तब आपको सीधा सीधा क्या करना है, एल्क की जगह प्रोप लगाना है। यहाँ भी एल्क की जगह प्रोप लगाओ तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा IUPAC प्रोपॉक्सी प्रोपेन। IUPAC क्या हो गया, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। CH3 ये जो C3H7 वो C3H7 है, ठीक है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। लेकिन बात करें CH3O C2H5 की, तो इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, जब दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हो तब आपको देखना है कम कार्बन और ज़्यादा कार्बन। कम कार्बन वाला जो होगा उसमें ऑक्सी लगाओगे, जो ज़्यादा कार्बन वाला होगा उसमें एल्केन लगाओगे। जैसे एक इधर साइड CH3 है, इधर C2H5, इसमें एक कार्बन है, उधर वाले में 2 कार्बन है, ध्यान से देख लो, इधर वाले में एक कार्बन इधर वाले में 2 कार्बन, तो जिसमें कम कार्बन होंगे उसमें ऑक्सी लगाओ, जिसमें ज़्यादा कार्बन हो उसमें एल्केन लगाओ। जैसे इधर कम कार्बन है, इधर CH3 वाला कम कार्बन, C2H5 वाला ज़्यादा, तो CH3 वाले में क्या लगेगा, ऑक्सी लगेगा, और जिसमें ज़्यादा होगा उसमें क्या लगेगा, एल्केन। CH3 वाले पे कितना कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए लगाते क्या है, मेथ लगाते, तो कम कार्बन के लिए ऑक्सी, तो मेथ के लिए ऑक्सी लगा दो, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ज़्यादा कार्बन पे एल्केन लगता है, तो 2 कार्बन वाला ज़्यादा था इसलिए इसमें एल्केन लगेगा। 2 कार्बन के लिए होता क्या, एथ, तो एल्केन की जगह लगा दो एथेन, मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है जब आपका दोनों साइड अलग अलग एल्किन लगे हो, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, जो कम कार्बन होगा उसमें ऑक्सी, जो ज़्यादा कार्बन होगा उसमें एल्केन। अगर आपका ये कब होगा, ये रूल तब होगा जब दोनों तरफ अलग एल्किन लगे होंगे, ठीक है। इधर CH3 लगा था, इधर C2H5, इधर एक कार्बन, इसलिए कम कार्बन था, इधर एक था इधर 2 था, जिसमें कम उसमें ऑक्सी, तो मेथॉक्सी, इसमें एल्केन लगाओ एथेन, मेथॉक्सी एथेन IUPAC। साधारण नाम लिखने के लिए भी आप लोग सीख चुके हो, इसका डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। इसमें बस ये याद रखो, आपको ABCD देख लेनी, इसका M से होता है मेथिल, इसका E से होता है एथिल, तो एथिल मेथिल ईथर हो गया, इसका डाइप्रोपिल ईथर हो गया। IUPAC लिखना भी आप लोग सीख चुके हो, तो इस टाइप से नाम लिखे जाते हैं। ये चीज़ जो है ना, आप लोग जब ये चार्ट बनाना इस टाइप से देखो, आपको इसे कैसे नोट करना है, इसे पूरी कोशिश करना कि आपका ये एक पेज पे आ जाए, जिससे आपको देखो ये एकदम फ्लो चार्ट बन चुका है, जिसमें हमने एल्कोहल का आपका बताया, फिर उसके प्रकार, फिनॉल बताया, फिनॉल के प्रकार, ईथर बताया, ईथर के प्रकार। तो इस टाइप से आपका मतलब एक सॉल्ट नोट्स बन चुका है इसका। अगर आपसे कुछ भी पूछा था एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, आप लोग बता सकते हो। फिनॉल के कितने प्रकार होते हैं, फिनॉल के बता सकते हो। ईथर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, सम्मित और असम्मित। इस टाइप से परिभाषा लिखना है, परिभाषा लिख दो, जिसमें एल्किल ग्रुप दोनों तरफ ऑक्सीजन के समान हो उससे सम्मित ईथर बोलते हैं। उदाहरण दे देना, बस हो गई परिभाषा। इसीलिए आपको मस्त तरीके से समझा दिया एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। नाम लिखना तक बता दिया, जिससे जो छात्र कमजोर है उनको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर सीख चुके हो, बेसिक इसका पूरा सीख चुके हो आप लोग, प्रकार देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। और इनको हल्के में ना लेना कि इससे कुछ नहीं फंसेगा, इससे भी फंस सकता है। एल्कोहल के प्रकार बताओ, इस टाइप से पूछ लिया गया,
एल्कोहल क्या है, एल्कोहल के प्रकार बताओ, तो आपको लिख देना ROH सूत्र की होगी एल्कोहल कहलाते हैं। एक दो एग्जाम्पल दे दो, फिर प्रकार लिख दो। इस टाइप से पूछे जाएंगे इनसे भी, तो इसलिए इनको मस्त तरीके से तैयार करना, ठीक है। पूरी मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए कि आपकी तैयारी मस्त हो सके, ठीक है। तो जो लोग नया हो सब्सक्राइब भी कर लो, मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ से पिछले चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हो, और भी आपके सारे सब्जेक्ट हिंदी की भी हम लोग मस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल से जुड़ो, मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी। तो अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको जरा आप लोग नोट कर लो। तो आप बात करते हैं अगला नंबर टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये जान लो, ये पेपर में हर साल ज़्यादा पूछा जाता है, और 3 नंबर या 5 नंबर पे प्रश्न आएगा, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसको अच्छे से यार तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपका इस टाइप से पेपर में आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अथवा आपसे इस टाइप से पूछ सकता है कि ल्यूकाज परीक्षण क्या है या किस प्रकार के यौगिकों की पहचान के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। अथवा किस टाइप से पूछ सकता है कि ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है और यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बात करते हैं हम लोग ल्यूकाज परीक्षण किसे कहते हैं। 3 नंबर पे आएगा ये, ठीक है। तो देखो ल्यूकाज परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। ल्यूकाज रिएजेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या होता है ये, तो देखो सिंपल बात करें, यह जो है आपका या प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की एक अत्यंत सरल विधि है, ठीक है। ये जो आपका ल्यूकाज परीक्षण है, इसके द्वारा आप जो प्राथमिक एल्कोहल, अभी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल आपको पढ़ाया था, उसी एल्कोहल में विभेद करने की एक विधि। विभेद का मतलब समझते हो, अंतर करने की। अगर आपके पास 3 एल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, तो आप कैसे उसमें अंतर बता सकते हो? ल्यूकाज परीक्षण के द्वारा, ठीक है। ये ल्यूकाज परीक्षण जो है इसीलिए बनाया गया है कि इसके द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या कर सकते हो? अंतर बता सकते हो, ठीक है। तो वही चीज कहा गया किसी एल्कोहल में अगर आपको मान लो पहचान करनी है कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक, तो आपको करना क्या है? किसी एल्कोहल में ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाना है। ल्यूकाज अभिकर्मक होता है सांद्र Cl प्लस निर्जल ZnCl2। मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर आपको किसी एल्कोहल की पहचान करनी है कि वो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल, तो आपको उसमें क्या करना है? ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाना है। अगर आप उसमें ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाते हो तो उससे क्या होगा? उससे एल्किल क्लोराइड बनेगा और धुंधलापन उत्पन्न होगा, जिससे आप पहचान कर सकते हो कि वो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तो समझते सिंपल, आपको करना क्या है? कोई भी एल्कोहल ले सकते हो। मान लो हम ले लेते हैं ROH, आपका सीधा सीधा लिख देते हैं ROH, ये आपका एल्कोहल है, ठीक है। प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है, तृतीयक भी हो सकता है। अगर इसमें क्या मिलाया जाए, ये आपका जो ल्यूकाज अभिकर्मक है, ल्यूकाज अभिकर्मक है सांद्र HCl और क्या चीज़ है? निर्जल ZnCl2, इस टाइप से, ठीक है। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 है जो कि ल्यूकाज अभिकर्मक है। इसको हमने किस में मिलाया? एल्कोहल में मिलाया, जिससे होगा क्या? आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा। एल्किल क्लोराइड RCl होता है, RCl को हम लोग एल्किल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से बचा क्या? H और OH मिलके H2O आपका बाहर निकलता है, इसे बोला जाता है एल्किल क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? एल्किल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल कहा गया, अगर आप किसी भी एल्कोहल में ल्यूकाज अभिकर्मक अर्थात सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 मिलाते हो तो आपका एल्किल क्लोराइड RCl प्लस H2 आपका बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, आपका जो एल्किल क्लोराइड बनता है इससे क्या उत्पन्न होता है? धुंधलापन उत्पन्न होता है, ठीक है। धुंधलेपन का मतलब ब्लर, ब्लर का मतलब ये होता है जैसे आप कोई विलयन है, मान लो, देखो समझाते हैं आपको। मान लो आपके पास कोई एल्कोहल का विलयन है, ठीक है। हमने आपको एक मान लो बर्तन में दिया एल्कोहल और आपसे कहा बताओ ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें ल्यूकाज अभिकर्मक मिला लेना है, ZnCl2 प्लस HCl को, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl को आप जैसे ही मिलाते हो तो इसमें होता क्या है? इसमें आपका ये विलयन जो होता है, जैसे ही विलयन में ये जाता है तो इससे क्या होता है? अगर विलयन में धुंधलापन उत्पन्न होता है, ठीक है। धुंधलापन का मतलब समझते हो? जैसे मान लो अगर आपने मान लो आपके पास
कोई विलयन है, उसमें आपने कुछ मिलाया। धुंधलेपन का ये मतलब है, अगर आपको मान लो आपने कांच की चीज़ में लिया है, अगर विलयन को आपने कांच के उसमें लिया है, तो आपको अगर उसमें कांच में आर पार ना दिखे तो आप समझ जाओ वो विलयन धुंधला है, मतलब उसमें आप आर पार नहीं देख सकते, वो ब्लर है, धुंधला है। और अगर आप आर पार देख सकते हो तो उसे क्या कहोगे, पारदर्शी विलयन है। यही तो कहोगे पारदर्शी। अगर आप किसी कांच के मान लो बर्तन में या कांच के ग्लास में आप मान लो कुछ ले लेते हो पानी, अगर उसमें आप आर पार देख सकते हो तो आप क्या कहोगे, पारदर्शी विलयन है। अगर उसमें आपने कुछ मिलाया जैसे ल्यूकाज अभिकर्मक, और अगर उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें धुंधलापन उत्पन्न हो गया जिससे आप लोग उस ग्लास के आर पार नहीं देख पा रहे हो, तो वही चीज़ है धुंधलापन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे अल्कोहल पहचाना जाएगा, उसके लिए यहाँ पे 3 बातें लिखी गई हैं। अगर कमरे के ताप पर तृतीयक अल्कोहल है तो वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर ये अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल है जो आपने इस बर्तन में लिया है, अगर ये अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल है तो ये तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा, तुरंत ही विलयन को ये धुंधला कर देगा, आप इस विलयन में आर पार नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा। कब उत्पन्न करेगा, अगर ये तृतीयक अल्कोहल है तब। ठीक है, और फिर कहा गया अगर कमरे के ताप पर द्वितीयक अल्कोहल होता है तो वो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करता है। अगर ये बर्तन वाला अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल है तो जैसे ही आप इसमें ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाओगे, ये 5 से 10 मिनट बाद आपका धुंधलापन उत्पन्न करेगा। 5 से 10 मिनट बाद आपको लगेगा कि हाँ ये विलयन धुंधला हो चुका है, हम इसमें आर पार नहीं देख सकते, जब द्वितीयक अल्कोहल होगा। और अगर प्राथमिक अल्कोहल होगा तो वो धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करेगा, अतः विलयन पारदर्शक होता है। ठीक है, अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो आप उसमें ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाओगे तो उसमें विलयन धुंधला नहीं होगा, आप उस विलयन में आर पार देख पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप अल्कोहल की पहचान कर सकते हो, कौन सा प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक। देखो सीधी सी बात ये कही गई है, अगर आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में पहचान करनी है तो ल्यूकाज परीक्षण द्वारा कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है, किसी भी अल्कोहल में आपको सांद्र Cl प्लस निर्जल ZnCl2 जिससे ल्यूकाज अभिकर्मक बोलते हैं, इसको मिलाना है, जिससे R और Cl मिलकर एल्किल क्लोराइड बनता है, और ये एल्किल क्लोराइड जो बनता है ये धुंधलापन उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर आपका प्राथमिक अल्कोहल होता है और अगर आपने मान लो प्राथमिक अल्कोहल किसी कांच के बर्तन में लिया, अगर आप उसमें क्या करते हो, ल्यूकाज अभिकर्मक को मिलाते हो तो उससे धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल होता है तो वो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता, अर्थात विलयन आपको हमेशा पारदर्शक दिखेगा। तो आप पहचान जाओगे ये अल्कोहल प्राथमिक है। कब पहचान पाओगे, अगर आपके पास कोई बर्तन में अल्कोहल है, आपने उसमें ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाया, अगर वो विलयन पारदर्शक ही रहा, आपका उसमें धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ, तो आप तुरंत जान जाना वो प्राथमिक है। और अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हो तो आप जान जाना द्वितीयक अल्कोहल है, और अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाए तो आप जान जाना तृतीयक अल्कोहल है। तो इस टाइप से आप ल्यूकाज अभिकर्मक के द्वारा इसका परीक्षण कर सकते हो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल आपको बस इतना ही लिख देना है, इस टाइप से ये लिखना है, फिर एग्जाम्पल देना है, फिर ये तीनों बातें लिख देनी है। ठीक है, तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसने आपको यहाँ पे कराया, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार आने के भी इसके चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसको मस्त तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ल्यूकाज अभिकर्मक के नाम से भी पूछा जा सकता है, आपसे सीधा सीधा कह गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जाए तब भी आपको यही कर देना है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी क्लियर है आपका, ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है, तो इसको अब आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जितने टॉपिक है सब हमको पढ़ने, मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। तो आप देखते हैं भैया हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन कहा गया एल्कोहल बनाने की विधियां लिखिए तथा इसके रासायनिक गुण जो हैं उनको भी लिखिए। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है ये तो हमने समझ लिया था, ROH सूत्र के यौगिकों को एल्कोहल बोलते हैं, उसका नाम, साधारण नाम, ये सारी चीज़ें हमने सिखा दिया था पहले ही। अब बात इसमें ये करनी है कि एल्कोहल के रासायनिक गुण लिखिए और एल्कोहल बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं जिनसे हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं वो कौन कौन सी हैं और एल्कोहल के रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी बनाने की विधियां, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो देखो ये हेडिंग यहाँ पे लगी, बनाने की विधियां, किन किन विधियों द्वारा एल्कोहल को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो पहली नंबर विधि है एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन के द्वारा हम लोग एल्कोहलों को बना सकते हैं। कैसे, देखो अगर आप लोग करते क्या हो, एल्किल हाइलाइडों की जली NaOH या AgOH से क्रिया करते हो तो आपका एल्कोहल बनता है। कहा गया ना, अगर एल्किल हाइलाइडों की जली NaOH या AgOH से क्रिया की जाती है तो उससे क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड
सॉरी एल्किल एल्कोहल बनता है, या सीधा सीधा कह सकते हो एल्कोहल बनता है। ठीक है, मतलब आपको करना क्या, एल्किल हैलाइड लेना है, उसका जल अपघटन का ये मतलब आपको उसका जली NaOH या AgOH लेना है, उससे क्रिया करनी, जिससे बनता क्या है, जिससे आपका एल्कोहल बनता है। ठीक है, आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो। एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, यही तो बताया था, RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अगर इस RX एल्किल हैलाइड को अगर हम क्या करते हैं, NaOH या AgOH से क्रिया करते हैं, तो आपका क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। देखो कैसे, RX एल्किल हैलाइड है, R एल्किल ग्रुप है, और X का मतलब होता है हाइलाइड, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम ले CH3Cl का, ये एक प्रकार का हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा इसलिए इसका नाम मेथिल, और हाइलाइड की जगह क्लोरीन लगा इसलिए क्लोराइड। इसका पूरा नाम है मेथिल क्लोराइड। अगर आप लोग मेथिल क्लोराइड जो कि एल्किल हैलाइड के रूप का है, अगर इसकी अभिक्रिया जलीय NaOH से करते हो तो बनेगा क्या, एल्कोहल। देखो कैसे, यहाँ से CH3 और ये OH मिलके आपका क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, और बचा क्या, यहाँ से Na और Cl, NaCl मिलके आपका NaCl यहाँ से बन जाएगा। ये क्या बना, एक प्रकार का एल्कोहल, जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इस टाइप से आप एल्कोहल बना सकते हो अगर आप लोग जलीय NaOH या AgOH से क्रिया करते हो। आप जैसे अभी हमने NaOH से की, हम AgOH से क्रिया करके भी देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग AgOH से क्रिया करके भी देख लेते हैं। मान लो हम मेथिल क्लोराइड, ये जो एल्किल है, ये कौन है, एल्किल क्लोराइड है। ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग AgOH से मान लो कर दें, इस बार किससे कर दें, AgOH से। अगर AgOH से कर देंगे तब भी एल्कोहल बनेगा। देखो कैसे, यहाँ से CH3, ये OH मिलके CH3OH प्लस AgCl, आपका सिल्वर क्लोराइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप कैसे एल्कोहल बना सकते हो, तो पहली विधि एल्कोहल बनाने की है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। मतलब अगर आप एल्किल हैलाइड की जली NaOH या जली AgOH से क्या करते हो तो आप लोग एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। जैसे एल्किल हैलाइड का हमने एक एग्जांपल लिया CH3Cl, अगर इसकी NaOH या AgOH से क्रिया की जाएगी तो CH3OH प्लस NaCl बनता है, और ये जो CH3OH एक प्रकार का एल्कोहल है। ठीक है, अगर इसी टाइप से CH3Cl की जगह आप दूसरा एल्किल हैलाइड ले लेते हो, मान लो C2H5 ले लेते हो, C2H5Cl, तो यहाँ से अगर C2H5Cl की NaOH या AgOH से क्रिया की जाएगी, तो अगर C2H5 वाला लेते हो आप एल्किल हैलाइड, तो एल्कोहल भी आपका C2H5 वाला बनेगा, C2H5OH। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर एल्किल हैलाइड आप एक कार्बन वाला लेते हो तो एल्कोहल भी एक कार्बन वाला बनेगा। अगर एल्किल हैलाइड 2 कार्बन वाला लेते हो तो एल्कोहल भी आपका 2 कार्बन वाला बनेगा। इस टाइप से, अगर 3 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड तो 3 कार्बन वाला एल्कोहल। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होती है। आप, ये पहली विधि है जिसके द्वारा हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए मेथिल एल्कोहल बना के दिखाओ तो कैसे बना दोगे, सिंपल इस मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया NaOH से कर देना, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। आपसे हम आपको क्या करना है, एथिल एल्कोहल बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो, एथिल क्लोराइड की NaOH या AgOH से अपक्रिया कर देंगे। एथिल क्लोराइड मतलब C2H5Cl। ठीक है, उसकी NaOH या AgOH से अपक्रिया करके हम लोग एल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपकी पहली विधि है एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन NaOH या AgOH के द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप से एल्किल हैलाइड की जब NaOH या AgOH से क्रिया होती है तब आपका एल्कोहल बन जाता है। आप देखते हैं दूसरी नंबर जो विधि है जिसके द्वारा हम लोग एल्कोहल को बना सकते हैं। अगली विधि है प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा। अगर आप लोग प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हो तब भी आप एल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, प्राथमिक एमीन की बात करें, प्राथमिक एमीन जो होती हैं RNH2 सूत्र के यौगिकों को हम लोग एमीन बोलते हैं। ठीक है, RNH2 सूत्र के यौगिक एमीन कहलाते हैं। और अगर इस प्राथमिक एमीन की क्रिया आप लोग किससे करते हो, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, इसे बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। अगर आप लोग इससे क्रिया करते हो तो बनता क्या है, यहाँ से R आप देख रहे हो एल्किल ग्रुप, और यहाँ से एक ऑक्सीजन आपको लेना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेना है, ROH ये आपका बन जाता है, और यहाँ का H2 और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बन जाता है, और यहाँ का N और N मिलकर नाइट्रोजन बन जाता है। तो इस टाइप से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। सिंपल हमें प्राथमिक एमीन RNH2 लेना है, इसकी नाइट्रस अम्ल HNO2 से अपक्रिया करनी है, जिससे RO और H आपका एल्कोहल बनता है। ये N और ये N मिलकर N2 बनता है, ये आपका H2 और O मिलकर H2O बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका बन सकता है एल्कोहल। एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे बात करें, अगर कोई आप एमीन लेते हो, कोई भी प्राथमिक एमीन लेते हो, जैसे यहाँ पे अगर R की जगह हम CH3 लगा दें तो हमारे पास हो जाएगा CH3NH2। ये एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है जिसका नाम है मेथिल एमीन। ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल HNO2 से करते हैं,
इसकी अभिक्रिया अगर HNO2 से करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से CH3 देख रहे हो, ये CH3, ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके CH3OH बनता है। और क्या बचेगा, यहाँ से H2 और O मिलके H2O बनेगा और यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ का नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन बनेगा। तो इस टाइप से आप एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। सिंपल मेथिलेमीन है जो कि एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है जिससे हमने एल्कोहल मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया। नाम लिख लेना, अगर जिसको नाम ना पता रहा करे वो सूत्र के नीचे नाम लिख लिया करो, इसका नाम मेथिलेमीन, इसका नाम नाइट्रस अम्ल, जिससे बना मेथिल एल्कोहल। आप इसी टाइप से आप चाहो तो एथिल एल्कोहल बना सकते हो। सिंपल यहाँ पे C2H5NH2 ले लो, इसकी अभिक्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल से कर दो, जिससे क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा, H2O बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इस टाइप से भी आप एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। तो मतलब ये है, कोई भी अगर प्राथमिक एमीन लेते हो, जैसे अगर CH3 लगा के मतलब CH3 वाली एमीन लेते हो, मतलब कि CH3 लगेगा तो नाम क्या होगा, मेथिलेमीन। C2H5 लगेगा तो नाम क्या होगा, एथिलेमीन। अगर आपका एक कार्बन वाली एमीन तो एक कार्बन वाला एल्कोहल, दो कार्बन वाली एमीन तो दो कार्बन वाला एल्कोहल, जैसे इसमें था। अगर इसमें क्या था, एल्किल क्लोराइड की NaOH AgOH की अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बना, इसमें क्या है, इसमें प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बना। ठीक है, तो ये एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है, प्राथमिक एमीनों की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। ये आपकी प्राथमिक एमीन है RNH2, इसका एग्जाम्पल CH3NH2, C2H5NH2। ठीक है, इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके कोई भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। तो समझ में आ रही है कि नहीं विधि, ये महत्वपूर्ण विधि है। कभी भी आपसे कहा गया मेथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सा एल्कोहल बनता है, आप लोग ये वाली अभिक्रिया कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रिया फंसती है। तो इसलिए आपको जितनी रिएक्शन बता रहे हैं, जितनी यहाँ पे बनाने की विधियाँ, इनको जरूर तैयार करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप देखो अगली है एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हो, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा भी हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे कहा गया, अगर एस्टरों का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन करने पे एल्कोहल बनता है। एस्टरों का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन करने पे क्या बनता है, आपका बनता है एल्कोहल। एस्टर जानते हो क्या होता है, एस्टर होता है ये, एस्टर होता है RCOOR-, इसे बोलते हैं एस्टर, RCOOR-। अगर यहाँ पे आप इस एस्टर की अभिक्रिया किससे कर देते हो, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर देते हो तो आपका एल्कोहल बन जाता है। कैसे, सिंपल आप देखोगे यहाँ से RCOO और ये Na आपका RCOO बन जाता है और यहाँ पर से R- और OH मिलके R-OH बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से देख लो, ये एस्टर है RCOOR-। R और R- का मतलब एल्किल समूह है, CH3 C2H5, इस टाइप से NaOH से अभिक्रिया होगी जिससे RCOO और R-OH अलग। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, यहाँ पे एग्जांपल ले। ठीक है, एग्जांपल दे, अगर आप कोई भी एस्टर का एग्जांपल ले सकते हो। मान लो अगर हम यहाँ पे R की जगह CH3 लगा दे और COO, आप चाहो तो दोनों जगह R और R- सेम भी रख सकते हो, R और R- अलग भी रख सकते हो। मान लो नीचे वाले पे अलग भी करके दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाले पे अलग करके दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप चाहे तो अलग वाला एस्टर ले लो, मतलब इसमें और इसमें एल्किल चाहे सेम वाला ले लो या दोनों एल्किल अलग वाला ले लो। ठीक है, इस टाइप से अगर आप इसकी जलीय NaOH से अभिक्रिया करते हो तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। देखो कैसे, सिंपल सबसे पहले यहाँ से CH3COO और ये Na मिलके CH3COO बनाएगा। और एल्कोहल कैसे बनेगा, ये CH3 और OH मिलके CH3OH आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो इस टाइप से आप एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। इसी टाइप से इस वाले एस्टर की बात करें, इसकी अगर NaOH से क्रिया होती है तो इसमें भी एल्कोहल बन जाता है। देखो कैसे, यहाँ से CH3COO और यहाँ से C2H5OH आपका C2H5OH। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अगर इनके नाम की बात करें, नाम लिख लेना सबके। ये जो CH3COO CH3, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, इसका नाम होता है मेथिल एसीटेट। और ये जो बना है CH3COO Na, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और इसको तो जानते हो मेथिल एल्कोहल है। ये जो आपका CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट।
इसकी जब NaOH अभिक्रिया हुई तो पहले बना सोडियम एसीटेट, फिर बना एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप अल्कोहल बना सकते हो। सिंपल आपको एस्टर लेना है, कोई भी एस्टर ले सकते हो, मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, मतलब RCOO सूत्र के यौगिकों को एस्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे R और R की जगह CH3 लगाया तो मेथिल एसीटेट हुआ, उसकी अभिक्रिया NaOH से हुई जिससे सोडियम एसीटेट प्लस मेथिल अल्कोहल आपका एक प्रकार का अल्कोहल बना। ठीक है, अगर आप इसी टाइप से एथिल एसीटेट एक प्रकार का एस्टर लेते हो, ठीक है, और इसकी NaOH से अभिक्रिया करते हो तो आपका एक CH3COON निकलता है और दूसरा अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं आपकी अल्कोहल बनाने की, महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली एल्किल हाइलाइडों की NaOH और AgOH की अभिक्रिया द्वारा, फिर आपका प्राथमिक अमीनों की नाइट्रस अम्ल HNO2 से अभिक्रिया द्वारा, फिर आपका कौन सी थी ये वाली आपका एसीटेट की NaOH से अभिक्रिया द्वारा, मतलब एस्टर की आपकी जलीय NaOH से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल प्राप्त हो सकता है। तो ये है अल्कोहल बनाने की विधियां। अब इसके बाद आपसे आगे पूछा गया है इसके रासायनिक गुण भी लिखिए। ठीक है, बनाने की विधि आपने देखी, महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद बात करते हैं अल्कोहलों के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं अल्कोहलों के रासायनिक गुण। तो अल्कोहल बनाने की विधियां तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, इसके रासायनिक गुण भी आपके महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम इनके रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि मान लो अल्कोहल की इससे अभिक्रिया करें इस पदार्थ से तो क्या बनेगा। ठीक है, इस टाइप से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखो कैसे समझते हैं एक एक करके, ये जितने रासायनिक गुण है महत्वपूर्ण है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला रासायनिक गुण आपका आता है सोडियम से अभिक्रिया। ठीक है, जब आपकी मान लो हम किसी भी अल्कोहल की सोडियम से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, सोडियम एक धातु है, जब धातु से अभिक्रिया होती तो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल की जैसे ROH की अगर हम लोग क्या करते हैं सोडियम से अभिक्रिया करते हैं, सोडियम धातु से, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं अल्कोहल की सोडियम से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सिंपल देखो यहाँ से जो ROH है सबसे पहले RONA निकलता है, RONA निकलता है, और यहाँ से जो H2 गैस होती है ये बाहर निकलती है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए सिंपल यहाँ पे 2 का गुणा हो जाता है, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाता है और यहाँ पे भी 2 का गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो CH3 लगा दे R की जगह, मेथिल अल्कोहल कर ले और सोडियम धातु से अभिक्रिया करें, किससे करें, सोडियम धातु से अभिक्रिया करें, तो आपका बनेगा क्या, सिंपल यहाँ से CH3ONA आपका बनेगा, CH3ONA बनेगा और यहाँ से H2 आपका बाहर निकलेगी। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा, 2 का गुणा और 2 का गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे CH3OH पे बताया वैसे ही C2H5OH पे हो सकता है, C3H7OH पे हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे जो बनने वाला उत्पाद है CH3ONA, इसका नाम होता है सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम एल्कोक्साइड नाम होता है। अगर CH3 लगा तो मेथॉक्साइड, C2H5 लगा तो एथॉक्साइड। ठीक है, इस टाइप से सोडियम मेथॉक्साइड, इसे जो बना है ना RONA, इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अगर CH3 लगा तो मेथॉक्साइड, C2H5 लगा तो एथॉक्साइड, C3H7 लगा तो प्रोपॉक्साइड, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सोडियम धातु से अभिक्रिया करने पे सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, इस टाइप से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उदाहरण देके आप दिखा दिए कि CH3OH से अगर करते हो यानी कि सोडियम धातु से तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। ठीक है, C2H5OH से करते हो तो C2H5ONA बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला रासायनिक गुण होता है। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। जब आपका अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। ठीक है, तो मान लो हम अल्कोहल ले ले ROH, इसकी हम क्या करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करें। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, इसको R-COOH लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि R और R- सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हो। यहाँ पे R- का ही मतलब है CH3 C2H5 कोई भी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अल्कोहल की आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसे बोलते हैं, इससे आप क्या करते हो, तो यहाँ से होगा क्या, देखो सिंपल यहाँ से R जो है आपका, पहले यहाँ पे देखो ये जो आपका R-COO है, इस टाइप समझ सकते हो, R-COO और ये वाला R आगे आ जाता है और ये OH और H मिलकर H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस टाइप से।
ये R-COO और R ये आ गया आपका, और OH और H मिलकर H2O निकल गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर R की जगह CH3 लगा लो या C2H5 कुछ भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पे CH3OH कर ले और यहाँ पे R- की जगह चाहे CH3 लगाओ या C2H5, मान लो CH3 लगा दे, CH3COOH कर दे, तब यहाँ से क्या बनेगा, सिंपल यहाँ से CH3COO और ये CH3 मिलकर CH3COO CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर से OH और H मिलके H2O निकल जाएगा। तो ये जो बनने वाला उत्पाद होता है इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। R-COO R- या R-COOR बात एक ही है। R और R सेम भी हो सकते हैं, R और R समान मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये क्या बनता है, जब हम लोग एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इनके नाम आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। इसका नाम तो जानते हो मेथिल एल्कोहल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम जान लो एसिटिक अम्ल नाम है। इसका नाम है मेथिल एसीटेट, इसका तो अभी नाम बताया भी था, पहले मिला था मेथिल एसीटेट, ठीक है। तो इस टाइप से जब एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया होती है तो आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है। जैसे यहाँ पे मेथिल एसीटेट बना, ठीक है। एथिल एल्कोहल लेते हो तो आपका क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 इस टाइप से, ठीक है। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों से अपक्रिया। अगला नंबर है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से अपक्रिया। एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया, ठीक है। तो जब हम लोग एल्कोहल ROH की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, सिंपल CH3CO और यहाँ पर से ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला R CH3COOR बनता है, और यहाँ से H और Cl बाहर निकलता है। ध्यान से देख लो, ये आपका सिंपल क्या हुआ, R ये रहा, यहाँ का CH3COO CH3COO और R ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, ये Cl और H आपका HCl निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप CH3COCl से भी कर सकते हो, C2H5COCl से भी कर सकते हो, C3H7COCl से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर हम एल्कोहल का कोई भी एग्जाम्पल ले लें, मान लो CH3 अभी तक ले रहे थे, इस बार C2H5 को ले ले, C2H5OH कर दे, एथिल एल्कोहल को ले ले और इसकी अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से कर दे, तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, बनेगा आपका यहाँ से CH3CO और OC2H5 CH3COO C2H5 बनेगा आपका एस्टर ही। ये क्या बन रहा है, एस्टर ही तो बन रहा है, एस्टर ही तो बन रहा है। देख लो ना, R-COOR- अर्थात CH3COO C2H5 या CH3COO CH3 बनेगा एस्टर ही, और बचेगा क्या, H और Cl आपका बाहर निकल गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। नाम जरूर नोट कर लिया करो जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला नंबर रासायनिक गुण है CH3CO का होल ट्वाइस O से अपक्रिया, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब किसी भी एल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया होती है तब भी एस्टर बनता है। देखो कैसे, अगर मान लो हम ले ले आपका एल्कोहल, उसकी अभिक्रिया इस एसिटिक एनहाइड्राइड से करें, आप चाहो तो इसे ओपन करके ऐसे लिख सकते हो CH3CO बीच में ऑक्सीजन CH3CO, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब यही है CH3CO यहाँ पे 2 बार लगाए ना, मतलब 2 लगाए तो इसका मतलब 2 बार CH3CO बीच में ऑक्सीजन, इस टाइप से। अगर इसकी अपक्रिया करते हो तो आपका बनने वाला उत्पाद जो होगा एस्टर ही बनेगा। देखो कैसे, CH3COO और R मिलके CH3COOR बनेगा, जो कि एस्टर ही तो होगा। देखो CH3COO और R मिलके CH3COOR, और यहाँ से CH3CO और OH मिला के CH3COOH, ठीक है। इसे नीचे लिख दे, CH3COOH बनेगा, CH3COOH बनेगा, ठीक है। इस टाइप से बनता है एस्टर ही है। अगर R की जगह CH3 ग्रुप लगाते हो तो यहाँ पे आपका R की जगह CH3 ग्रुप आ जाएगा। अगर R की जगह यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगाते हो तो यहाँ पे R की जगह C2H5 ग्रुप आ जाएगा। बस ये चीज़ है। अगर मेथिल अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया होती है तो बनता है मेथिल एसीटेट, एक प्रकार का एस्टर, और एसिटिक अम्ल एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो इस टाइप से ये रासायनिक गुण है, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया और कार्बोक्सिलिक अम्लों से अपक्रिया, सोडियम धातु से अपक्रिया। महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ रासायनिक गुण है जैसे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। ये नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी पूछी जाती है, नाम वाली अपक्रियाओं के रूप में भी पूछी जाती है। नेमिंग रिएक्शन के रूप में ऐसे पूछा जाता है, सीधा सीधा आपसे कह देगा विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया बताओ, नाम वाली अपक्रिया आती है ना, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, कार्बामेलेमिन, इस टाइप से अपक्रिया आती है। तो ये वैसी अपक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। और एक चीज जान लो, अगर आप लोगों को अभिक्रियाओं पे दिक्कत है, जो लोग नए हो उनको नहीं पता, तो हमने टॉप 100 रिएक्शन 12th केमिस्ट्री की टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट
रिएक्शंस जो कि पेपर में हर साल आती है, उनकी एक सीरीज चलाई है जिसमें हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, और आपकी नेमिंग रिएक्शन, नाम वाली अपक्रिया, उनमें 100 ऐसी रिएक्शंस देख रहे हैं जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को अगर रिएक्शंस पे दिक्कत है तो आप लोग 12th केमिस्ट्री की वो 100 रिएक्शन तैयार कर लो, आपको अभिक्रियाओं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी 12th केमिस्ट्री के पेपर में। ये आपको मिलेंगी कहाँ, सिंपल डिस्क्रिप्शन पे लिंक है 12th केमिस्ट्री वाली, वहाँ पे जाना, आपको टॉप 100 रिएक्शंस की वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। आपको वो कई पार्ट में वीडियो मिलेंगे, वहाँ से तैयारी करो, सारी अपक्रिया तैयार कर लेते हो तो मस्त तरीके से रिएक्शंस आपकी रेडी हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल हम लोग ये वाला रासायनिक गुण देखते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है, इसमें कहा गया सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर ईथर बनता है। जब हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड होता है RCONA, इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अब बात यह आएगी, किसी के मन में आएगा भैया ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पे कहाँ से आ गया, हम लोग तो किसके रासायनिक गुण देख रहे हैं, एल्कोहल के। तो आपको पता है अगर एल्कोहल की Na से अपक्रिया कर देते हो तो आपका सोडियम एल्कोक्साइड तो बन जाता है ना। अगर एल्कोहल की Na से अपक्रिया कर देते हो तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। आप यहाँ पे कर भी सकते हो, पहले ये दिखा दो ROH की अपक्रिया Na से कर दो, जिससे यहाँ पे RONA बन जाएगा और यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा। अब इसके बाद ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है RONA, इसकी अभिक्रिया अगर आप किससे करते हो, एल्किल क्लोराइड से, कोई भी एल्किल क्लोराइड ले सकते हो, मान लो CH3Cl ले सकते हो, C2H5Cl ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे RONA की अभिक्रिया CH3Cl से करते तो बनता क्या है, वो आपसे कहा गया ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। देखो कैसे, ROCH3, यहाँ से ROCH3 बनता है और ये Na और Cl मिलके NaCl बाहर निकल जाता है इस टाइप से। ठीक है, NaCl इस टाइप से बाहर निकलता है। ये जो बनने वाला उत्पाद है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, क्योंकि ROR- सूत्र के यौगिक को ईथर बोलते हैं। ठीक है, अगर सीधा सीधा बात करें तो आप इसे ऐसे अच्छे से लिख लो। देखो सिंपल, आपको पता है सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनेगा। सोडियम एल्कोक्साइड का एक उदाहरण ले लो, जैसे CH3ONA। ठीक है, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। इसका क्या नाम है, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, अगर इस सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया एल्किल क्लोराइड, कोई भी एल्किल क्लोराइड ले सकते हो, CH3Cl या C2H5Cl कुछ भी। ठीक है, अगर इससे करते हो तो बनता क्या, ईथर बनता है। और यह अभिक्रिया ही कौन सी क्रिया कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण। तो सिंपल यहाँ से CH3O और CH3 मिलकर CH3O बन जाता है, CH3O और आपका Na और Cl मिलके NaCl बाहर निकल जाता है। ये जो बना इसे बोलते हैं डाईमेथिल ईथर। इसका नाम तो अभी आपको लिखना सिखाया भी था, डाईमेथिल ईथर, एक प्रकार का ईथर बन चुका है। ठीक है, तो इस अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया बोलते हैं, इस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल क्लोराइड से अपक्रिया करने पे ईथर बना, जैसे सोडियम मेथॉक्साइड की मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया करने पे डाईमेथिल ईथर बना। ठीक है, तो ये होती है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। ठीक है, ये भी इसका एक रासायनिक गुण है। अगर पेपर में विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया पूछ ले तो इसी टाइप से आपको कर देना है। ठीक है, अगली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये होती है अल्कोहल में, कहा गया अल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करने पे H2 गैस मुक्त होती है तथा भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करते हो तो H2 गैस मुक्त होती है और आपका भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। जैसा अल्कोहल लोगे वैसा उत्पाद बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लो आप मेथिल अल्कोहल लेते हो CH3OH, और अगर आप इस CH3OH को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर प्रवाहित करते हो, यहाँ पे आपको कॉपर लेना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप लेना है। कितना तापमान लेना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो बनेगा क्या, यहाँ पर से सिंपल आपको H2 बाहर कर देना है। H2 मुक्त होती है, H2 बाहर करोगे तो बचेगा क्या, CHOH। क्या बचेगा, CHOH, और यहाँ से हो जाएगा H2। ये देखो ध्यान से, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, बचा कितना हाइड्रोजन, एक तो CH और OH, CHOH ये बचा, H2 आपका निकल गया। ठीक है, इस CHOH को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो C और H ऐसे लिखा है, इसमें H और C कर दो तो ऐसे आप लिख सकते हो इसे HCHO। ठीक है, इस CHOH को ऐसे लिख सकते हो HCHO, और इस बने हुए उत्पाद का नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर आप लोग मेथिल अल्कोहल लेते हो और उसका कॉपर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो तो आपका क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और इसी टाइप से अगर एथिल अल्कोहल का एग्जांपल ले लो, C2H5OH का। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होता है, कॉपर में 300 पे गर्म कर दो, कॉपर में 300 पे। ठीक है, आप इसे C2H5OH को ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH।
ठीक है, CH3CH2OH, इसका ये मतलब है एक कार्बन ये मतलब 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये 5 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और H मिला के वही चीज़ लिखा है C2H5OH। अगर आप लोग इस CH3CH2OH जिसका नाम मेथिल अल्कोहल है इसे कॉपर में 300 पे गर्म करते हो तब क्या बनेगा। सिंपल आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ पर से आपको क्या करना है, ये दोनों हाइड्रोजन हटा देने, बचेगा क्या CH3 ये बचा और यहाँ से COH, देखो H2 हट गया तो COH, इसको COH ना लिख के CHO कर देना है, CH3CHO और H2 आपका ये निकल गया। ठीक है, इस टाइप से आपके पास ये क्या बना है, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, एसीटल्डिहाइड। तो अगर एथिल अल्कोहल को आप कॉपर में 300 पे गर्म करते हो तो क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। अगर आप मेथिल अल्कोहल का कॉपर में 300 पे गर्म करो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, एथिल अल्कोहल को कॉपर में 300 में गर्म करो एस्टल्डिहाइड बनेगा। और विहाइड्रोजनीकरण इसका इसीलिए नाम है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है इसके, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको मस्त तरीके से आपको तैयार करना है, अल्कोहल बनाने की विधियाँ, अल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, फिनॉल के बारे में, क्योंकि फिनॉल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बनाने की विधियां और भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब बात करते हैं फिनॉल की। तो बात करते हैं भाई आप अगला नंबर टॉपिक फिनॉल के बारे में। ठीक है, फिनॉल से जो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है वो क्या है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आता है इस टाइप से, फिनॉल बनाने की विधियां लिखिए और यह निम्न से किस प्रकार से क्रिया करता है। जैसे आपका ब्रोमीन जल से फिनॉल किस प्रकार क्रिया करता है, जिंक चूर्ण से फिनॉल किस प्रकार क्रिया करता है, और तीसरा सांद्र HNO3 से आपका फिनॉल किस प्रकार से क्रिया करता है। ये इसके रासायनिक गुण भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है। मतलब फिनॉल का रासायनिक गुण एक है ब्रोमीन जल से क्रिया, जिंक चूर्ण से क्रिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से फिनॉल से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एल्कोहल में तो एल्कोहल बनाने की विधियां रासायनिक गुण पूछ लेगा आपसे, लेकिन जो फिनॉल वाला क्वेश्चन आता है पेपर में वो आएगा फिनॉल बनाने की विधियां, और फिनॉल के जैसे आपकी ब्रोमीन जल से क्रिया होती तो क्या होता है, जिंक चूर्ण से क्रिया होती तो क्या होता है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती तो क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस टाइप से आएगा 5 नंबर पे, तो इसको हम लोग सिंपल अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में, कौन कौन सी विधियां हैं जो कि महत्वपूर्ण है फिनॉल बनाने की। ठीक है, पहली विधि हमारे पास है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फिनॉल को कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि का मतलब है प्रयोगशाला में फिनॉल का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। अगर आप प्रयोगशाला में फिनॉल को बनाना चाहते हो तो प्रयोगशाला में फिनॉल जो बनती है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करते हो तो आपका फिनॉल बन सकता है। कैसे देखना, सिंपल क्या करना है आपको, सबसे पहले फिनॉल बनाना है तो लेना क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5N2Cl, इसे बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। अब करना क्या है आपको, इसका जलीय विलयन का भाप आसवन, जलीय विलयन के लिए आपको जल से इसकी क्रिया करनी है, और करना क्या है इसका भाप आसवन, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, भाप आसवन। ठीक है, यहाँ पे हम इसका क्या करने वाले, भाप आसवन करने वाले। तो जब हम इसका भाप आसवन करेंगे तो बनेगा क्या, आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ से C6H5 सबसे पहले C6H5 और ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलके C6H5OH बन जाएगा। देख लो, ये C6H5, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके C6H5OH बन जाएगा, जिसका क्या नाम है, फिनॉल नाम है। इसी का नाम तो फिनॉल हमने बताया था। फिनॉल क्या होता है, C6H5OH। आपने शायद इस टाइप से देखा था फिनॉल को, ये बेंजीन रिंग बनी थी इस टाइप से और ऊपर OH लगा था, तो हमने बताया था ये फिनॉल है। अगर इसका आप सूत्र लिखो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, C6H5OH। ऐसे होता है फिनॉल, या इस टाइप से बेंजीन रिंग पे। ठीक है, दोनों बात एक ही, चाहे फिनॉल को इस टाइप से लिख दो रिंग में या इस टाइप से लिख दो। ठीक है, तो बात एक ही, इसमें कंफ्यूज ना होना। तो फिनॉल बन गया। अब बचा क्या,
अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से नाइट्रोजन N2 बचा, N2 आपका बाहर निकलेगा। और क्या बचा, और यहाँ से Cl बचा और एक हाइड्रोजन बचा, HCl आपका बाहर निकलेगा। तो ये है फिनॉल बनाने की पहली विधि जो कि है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl लिया और इसको H2O अर्थात इसका जलीय विलयन से क्या किया, भाप आसवन, जिससे C6H5O और H मिलके C6H5OH फिनॉल बना। N2 आपकी ये बाहर निकल गई, H और Cl मिलके HCl आपका बाहर निकला। ये है फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करते हैं तो हमारे पास बन के आ जाता है फिनॉल। ठीक है, मस्त अभिक्रिया है, अच्छे से आपका बन गया। अब इसके बाद अगली नंबर विधि है फिनॉल बनाने की, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के द्वारा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं भैया क्या, फिनॉल। कैसे, सिंपल आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेना है। इसका सूत्र होता है C6H5 आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na। ठीक है, इसका जो सूत्र होना चाहिए C6H5SO3Na। C6H5SO3Na का नाम क्या होता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब जब हम लोग इसकी अभिक्रिया किससे करते हैं, NaOH से। जब हम इसकी अभिक्रिया NaOH से करते हैं तब फिनॉल बनता है। ये अभिक्रिया 2 स्टेप पे होती, देखना कैसे। सबसे पहले यहाँ से C6H5 और ONA मिलके C6H5ONA बनता है, C6H5ONA और क्या बचा, Na और Na मिलके Na2 और SO3 ये रहा, हाँ SO3, Na2SO3 आपका निकल जाता है। ठीक है, सिंपल C6H5SO3Na जिसका नाम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसकी अभिक्रिया NaOH से होती तब C6H5ONA प्लस Na2SO3 बनता है। अब यहाँ पे अगर बात करें रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक Na ये है और 2 Na ये, 3 Na है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 Na है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना। ठीक है, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हो अब Na यहाँ पे भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए C6H5ONA तो निकला था, अब यहाँ पे OH ज़्यादा हो गया तो यहाँ से H2O भी निकल जाएगा। ठीक है, H2O भी आपका निकलेगा, तो ये अभिक्रिया आप जाके बैलेंस होगी। ठीक है, अब आपकी OH भी यहाँ से बाहर निकलेगा। हाँ, तो आप सही है, आपका ये H2O भी बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसका नाम जान लो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, नाम याद रखना सबके, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो अभी बना है C6H5ONA, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो Na2SO3 इसका नाम जानते हो, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। क्या नाम है, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना C6H5ONA, अब इसकी अभिक्रिया आपको किससे करनी है, H2SO4 से। इसकी अभिक्रिया जैसे ही आप H2SO4 से करते हो आपके पास क्या बन के आएगा, फिनॉल। देखो कैसे, यहाँ से C6H5O और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलके C6H5OH आपका बन जाएगा। देख लो ध्यान से, ये C6H5O और H मिलके C6H5OH। अब बचा क्या, Na बचा, SO4 बचा, मिलके बन जाएगा Na2SO4। क्या बन जाएगा, Na2SO4, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ से रिएक्शन बैलेंस करने के लिए Na 1 है, वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। अब यहाँ पे C6H5 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। रिएक्शन आपकी बैलेंस। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, सिंपल देख सकते हो। हाँ, तो अब आपकी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन सही है ये। ठीक है, सिंपल सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से कैसे बनता है, सबसे पहले सोडियम बेंजीन सल्फोनेट C6H5SO3Na लो, इसकी अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करो, जिससे C6H5ONA आपका क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और आपका Na और Na मिलके Na2SO3 बाहर निकलता है, और जब 2 का गुणा हुआ तो OH ज़्यादा हो गया, इसलिए H2O भी बाहर निकला। इस Na2SO3 का नाम है सोडियम सल्फाइड। और इसके बाद हमने सोडियम फिनॉक्साइड को फिर से लिया, इसकी अभिक्रिया H2SO4 से हुई, जिससे C6H5OH फिनॉल बना, और यहाँ पर से Na 2 का गुणा कर लिया तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया। तो इस टाइप से आप फिनॉल बना सकते हो, सिंपल सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल। ठीक है, 2 स्टेप पे बना, 2 पदों पे अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अगला नंबर है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से आप लोग फिनॉल को बना सकते हो। क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है C6H5Cl होता है, इससे भी हम लोग फिनॉल को बना सकते हैं। इससे फिनॉल कैसे बनता है, क्लोरोबेंजीन से। इससे फिनॉल बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया आपको किससे करनी होती है, NaOH से। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको किससे करनी होती है, NaOH से करनी होती है, जिससे बनता क्या है, सिंपल यहाँ से सबसे पहले C6H5 और आगे ONA, C6H5ONA हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, और ये H और ये Cl मिलके HCl आपका निकलता है। ठीक है,
सिंपल से अभिक्रिया होती है। क्लोरोबेंजीन NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनाता है, फिर HCl बाहर निकलता है। अब अगर आप इस सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa को लेके इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है, आपका यहाँ पर से C6H5O और H मिलके C6H5OH बन जाता है, और बचा क्या, Na और SO4 मिलके Na2SO4। जैसे यहाँ पे था, जब ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड इसके अभिक्रिया H2SO4 से, कि ये बन गया। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा यहाँ पे था, 2 का यहाँ पे था, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, ठीक है। ऊपर वाली देखो बैलेंस है कि नहीं, C6H5ONa ये गया, HCl ये गया, हाँ ऊपर वाली तो बैलेंस है ना। तो सिंपल क्लोरोबेंजीन की NaOH से अभिक्रिया कर दो, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन कर दो, फिनॉल बनेगा। इसमें क्या था, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH से अभिक्रिया कर दो, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसके H2SO4 से अभिक्रिया करके फिनॉल बना लो, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हुई। अब ये आपका क्या बना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना है। अब बनाते हैं टालुइन से फिनॉल। किससे बनाते हैं, टालुइन से। टालुइन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5CH3। C6H5CH3 होता है टालुइन का सूत्र। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना, ये जो C6H5 लिख रहे हैं, इस C6H5 का सीधा सीधा मतलब समझना बेंजीन रिंग से, ठीक है। C6H5 का मतलब है बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन को हम लोग लिखते हैं C6H6। अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा दो C6H5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये C6H5 का सीधा मतलब है बेंजीन रिंग। CH3 लगा तो यहाँ पे लगा दो, ये भी आपका टालुइन का ही सूत्र है। बेंजीन के ऊपर CH3, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, ये भी आपका क्लोरोबेंजीन का ही सूत्र है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज कभी ना होना, इसका यही मतलब है। अगर CH3 लगा तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर भी CH3 लगा सकते हो, टालुइन ही बनेगा। मतलब C6H5 या C6H6 हो, उसका मतलब क्या होता है, बेंजीन, ठीक है। अब हमें बनाना है टालुइन से क्या, फिनॉल। कैसे बनाए टालुइन से फिनॉल, ठीक है। अब बात आएगी टालुइन से फिनॉल बनाने की, तो हम लोग करेंगे क्या, टालुइन की अभिक्रिया किससे करेंगे, टालुइन की अभिक्रिया हम लोग किससे कर देंगे, हम लोग इसकी O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे और उपस्थिति दे देंगे MnCl2 प्लस CuCl2 की। MnCl2 प्लस CuCl2 की उपस्थिति दे देंगे, जिससे बनने वाला उत्पाद होगा फिनॉल। सिंपल, यहाँ से C6H5, यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलके C6H5OH बन जाएगा, C6H5OH बन जाएगा। और बचेगा क्या, देखो C6H5OH तो बन गया, यहाँ से C और O2 मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O भी बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी बाहर निकलेंगी इस क्रिया पे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 3 1 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आप देखो और कुछ तो बैलेंस करने को नहीं बचा, और आपका बैलेंस है, ठीक है। तो सिंपल, अगर टालुइन से फिनॉल बनाना है तो टालुइन की क्रिया ऑक्सीजन से कर दो, 2O2 से MnCl2 प्लस CuCl2 पे, जिससे फिनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये सिंपल है फिनॉल बनाने की विधि। पहली प्रयोगशाला विधि, फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, फिर टालुइन से फिनॉल, ठीक है। तो यही पूछा गया था, फिनॉल बनाने की विधियाँ लिखे, विधि हमने महत्वपूर्ण लिख दी। अब या निम्न से किस प्रकार अपक्रिया करता है, ब्रोमीन जल से फिनॉल किस प्रकार अपक्रिया करता है, जिंक चूर्ण से किस प्रकार अपक्रिया करता है, शांत नाइट्रिक अम्ल से किस प्रकार अपक्रिया करता है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब इसके जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण पूछे जाते हैं पेपर में, इनको देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो फिनॉल की महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं, कि फिनॉल की ब्रोमीन जल से, जिंक चूर्ण और शांत नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। तो पहली अपक्रिया है ब्रोमीन जल से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो इनको आपको तैयार करना है। तो जब फिनॉल ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है तो क्या होता है, तो सिंपल आपको करना क्या है, फिनॉल लेना है। अब आपको फिनॉल को रिंग के माध्यम से लेना है। इस टाइप से सबसे पहले बेंजीन रिंग बनानी है, और उसके ऊपर OH लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब आपको फिनॉल की अभिक्रिया करनी किससे, ब्रोमीन जल से, क्योंकि ये रासायनिक गुण है। तो फिनॉल अभिक्रिया किससे करेगा, ब्रोमीन जल से। तो सिंपल आपको यहाँ पे ब्रोमीन लेना है और उपस्थिति दे देनी यहाँ पे किसकी, जल की। तो आपकी किससे अभिक्रिया हो जाएगी, ब्रोमीन जल से। तो सिंपल, जब ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होती तो बनता क्या है, देखना। यहाँ से जो OH दिख रहा है आपको, सबसे पहले इस फिनॉल की रिंग को सेम बना लो, जैसे बना है इसको सेम बना लो, इस टाइप से बन गई फिनॉल की रिंग। अब क्या करो, ये जो ब्रोमीन Br2 दिख रहा है, इसमें कर लो 3 का गुणा। 3 का गुणा करने से क्या हुआ, 3 दूना 6 ब्रोमीन हो गए। 6 ब्रोमीन में से आपको 3 ब्रोमीन लेने हैं और उनको इस टाइप से लगाना है। पहला ब्रोमीन यहाँ पे लगाओ, फिर एक ये वाला छोड़ के एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाओ, फिर एक ये स्थान छोड़ के एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाओ। इस टाइप से आपको कर देना है, ठीक है। और क्या बचा, अभी 6 ब्रोमीन थे, 6 में से 3 यूज कर लिए, 3 बचे। 3 ब्रोमीन और इसके 3 हाइड्रोजन मिलके 3 HBr आपको बाहर कर देने हैं। 3 HBr आपको बाहर कर देने, ठीक है। 3 ब्रोमीन और 3 हाइड्रोजन मिलके 3 HBr आपको
को बाहर कर देना, ये चीज़ सिंपल किया। ठीक है, कैसे H कहाँ से बाहर आया इसको समझने के लिए देखो, इसका सूत्र तो आपको पता है ना, C6H5OH होता है, यही के 5 हाइड्रोजन होते हैं, तो 5 में से 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन मिलके 3 HBr निकल जाता है। ठीक है, तो जब फिनॉल ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है तो बनता है ये। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, इसका ये नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है भैया, इसका नाम ये होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। महत्वपूर्ण अपक्रिया, फिनॉल जब ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है तब 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, तो ये वाली अपक्रिया हो गई ब्रोमीन जल से। आप क्या देखते हैं, जिंक चूर्ण से अपक्रिया, Zn चूर्ण से अपक्रिया, जिंक चूर्ण से क्रिया। ठीक है, जब फिनॉल जिंक चूर्ण से क्रिया करता है तो क्या होता है, यह अपक्रिया भी बहुत पूछी जाती है। तो सिंपल देखो, फिनॉल आपको लेना है सिंपल, और फिनॉल की अपक्रिया कर देनी है जिंक चूर्ण से, जिंक ये रहा जिंक चूर्ण। ठीक है, जब हम लोग फिनॉल की जिंक चूर्ण से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से Zn और ऑक्सीजन मिलके ZnO आपका बाहर निकल जाता है, ये जिंक और ऑक्सीजन मिलके ZnO निकल जाता है, बनता क्या है, सिंपल बेंजीन रिंग बन जाती है, इस टाइप से, इस टाइप से बेंजीन रिंग बन जाती है। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसको तो जानते हो फिनॉल। ठीक है, तो सिंपल फिनॉल की आपने जिंक चूर्ण से क्रिया की जिससे ZnO निकल गया, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन इसी के साथ लग गया तो ये बेंजीन आपकी बन गई। ठीक है, तो ये अपक्रिया भी महत्वपूर्ण, जब फिनॉल जिंक से अपक्रिया करता है तो बेंजीन बना लेता है। ठीक है, अगली अपक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, सांद्र HNO3 से क्रिया, सांद्र HNO3 से क्रिया। ठीक है, तो जब सांद्र HNO3 से क्रिया होती तब भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जितनी मान लो आपको यहाँ पे करा रहे हैं ना, हमने पहले ही कहा था एक भी को आपको हल्के में नहीं लेना, सभी पेपर में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस वीडियो पे करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसलिए आपसे कहा। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जब फिनॉल अपक्रिया करता है तो क्या होता है, सिंपल आपको यहाँ पे फिनॉल को लेना है, इस टाइप से, इस टाइप से आपको क्या लेना है, फिनॉल को लेना है। इसकी अपक्रिया किससे करनी है, नाइट्रिक अम्ल से करनी है, HNO3 से, और उपस्थिति यहाँ पे देनी H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे देना, जिससे बनेगा क्या आपका, देखो जैसे इसमें ब्रोमीन में 3 का गुणा किया था वैसे ही यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो। ठीक है, अब अगर HNO3 की बात करें तो HNO3 में अगर हम बात करें, एक N ले लो, 2 ऑक्सीजन ले लो, NO2, HNO3 में एक N ले लो, 2 ऑक्सीजन ले लो, NO2। ठीक है, अगर 3 का गुणा है तो 3 NO2 हमारे पास है। अब हम 3 NO2 को यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इस टाइप से, देखो यहाँ पे सिंपल OH है आपके पास, OH लगाए रहो। जैसे यहाँ पे 3 HNO3 थे तो हमने इसके 3 NO2 निकाल लिए, मतलब एक HNO3 पे एक NO2 होता है, 3 का गुणा तो 3, तो एक NO2 यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक ये वाला छोड़ के एक NO2 यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक ये वाला छोड़ के एक NO2 यहाँ पे लगेंगे, जैसे ऊपर ब्रोमीन वाली अपक्रिया हुई थी। ठीक है, वैसे यहाँ पे अब आपका NO2 हो गया। अब यहाँ से बचा क्या, एक हाइड्रोजन इसका, एक ऑक्सीजन इसका। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक HNO3 के पास, तो 3 है, तो 3 आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन मिलके आपका 3 H2O बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये सिंपल से अपक्रिया होगी, ये सिंपल से अपक्रिया होगी। इसका नाम, जैसे इसका नाम ट्राई ब्रोमोफिनॉल था, इसका नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रो, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप लगा इसलिए नाइट्रो, उसमें ब्रोमीन लगा था इसलिए ब्रोमो। इसका नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका एक नाम और होता है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल। अगर आपसे कभी भी अभिक्रिया पूछ ले फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ तो यही वाली देना, इसका एक नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आपसे हम कहें पिक्रिक अम्ल बनाओ फिनॉल से, तो कैसे बनाओगे, फिनॉल की HNO3 से क्रिया सांद्र H2SO4 पे, जिससे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसका दूसरा नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल बनता है। तो ये है तीनों क्रिया, ब्रोमीन जल से करने पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिंक से करने पे बेंजीन, और HNO3 से करने पे पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये है फिनॉल बनाने की विधियाँ देखी ली और इसके जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है। अब इसके बाद इस चैप्टर का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचता है, उसको आपको बता दें, फिर ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो हम आगे बात कर लेते हैं।
तो भैया अब इस चैप्टर का एक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, मान लो पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। 5 नंबर का ये टॉपिक हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको इससे तैयार कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हम डिस्क्रिप्शन पे वीडियो की लिंक देंगे जिसपे आपने बहुत ही मस्त तरीके से, मान लो एकदम मस्त तरीके से, आपने अभी तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, वो एकदम मस्त तरीके से हमने उस वीडियो पे सिखाया हुआ है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन, 5 नंबर अगर आपको पक्के करने इससे, तो आपको वो वीडियो देखना है और इस टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। इसको हम आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा देंगे, वो वाला देख लेना जाके, ठीक है। अगर आप उसको टच करोगे तो चालू हो जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वीडियो की, वहां से जाके आप डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि जरूर देखना यार, क्योंकि यही इस चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। और जितने टॉपिक थे हमने पढ़ा दिए, ये वाला वीडियो हमने अलग से बना रखा है क्योंकि आपका ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको पहले ही करा दिया, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो अब आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। हमने आपको अभिक्रियाओं के लिए बता ही दिया कि आपको हेलो एल्केन से लेके एमीन तक की जितनी भी अभिक्रिया, यही चैप्टर है, 4 आपके पास, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एमीन वाला 4 चैप्टर है। इन 4 चैप्टर से कौन कौन सी अभिक्रिया आती, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, और नाम वाली, ठीक है। तो इन सभी रिएक्शंस के लिए हमने टॉप 100 रिएक्शंस वाले वीडियो लाए हैं। तो इसको आपको कैसे देखना है, डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, वहां से जाओ, वहां से आप लोग जाके सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पार्ट बाय पार्ट तैयार कर लो, क्योंकि अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम में अभिक्रियाओं में कोई नहीं फंसा सकता, ये जान लो, ठीक है। तो मस्त तरीके से उन रिएक्शंस को तैयार कर लो। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना यार कैसा लगा वीडियो, आपको तैयार हुआ कि नहीं सारे टॉपिक, ठीक है। और इनको तैयार भी कर लेना क्योंकि महत्वपूर्ण है। और इसके पहले की वीडियो आप लोग जाके देखना, प्लेलिस्ट आपको बताई दी थी, डिस्क्रिप्शन पे है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे यार, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर, आपके 8 चैप्टर पे।